क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो, जो आपको बताने जा रही हूं इग्नू की असाइनमेंट MHI 103 जो आपका सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए अपनी वीडियो चैनल में डाल रखी है। ऑलमोस्ट मैंने इसके सारे टॉपिक्स करवा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एग्जाम जो है वो असाइनमेंट के पैटर्न के जैसे आता है। असाइनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वही उससे ही उसी के लेसन का क्वेश्चन आता है। राइट, टाइम ना वेस्ट करते हुए ये आपका असाइनमेंट है MHI 103 का। और अगर आपने इंग्लिश कोर्स लिया है तो आपको असाइनमेंट इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, बट आप एग्जाम जो है वो हिंदी में भी दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास एग्जाम में ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश चूज करें मीडियम अपना, या हिंदी चूज करें। अगर आपको हिंदी में अच्छे से समझ आ जाता है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। बट अगर आपने फॉर्म में इंग्लिश भरा है तो आपको इंग्लिश में असाइनमेंट लिखनी पड़ेगी, और अगर हिंदी भरा है तो हिंदी में असाइनमेंट करनी पड़ेगी। राइट, ये आपका असाइनमेंट है 2025-26 का है, और रिपीटेड आता रहता है ये तो वैसे। ओके, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट 2 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। राइट, मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन तैयार किए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये मैं ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इतिहास लेखन की परंपरा, औपनिवेशिक उपनिवेशवादी इतिहास लेखन और उत्तर आधुनिकतावाद। इसको मैं शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, इसका आंसर और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, इसमें आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। परंपरा का मतलब होता है कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ों में हम एक परंपरा डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये तो आपका इतिहास जीवन से रिलेटेड है, ये इतिहास जो है राजाओं से रिलेटेड है, ये इतिहास आपके ग्रंथ है जिसमें कहानियां हैं, एक में जीवन शैली है। उस तरीके का जो पैटर्न होता है उसे परंपरा कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा अगर आपसे पूछता है, जिसमें कि आपको इतिहास लेखन के स्रोत में पौराणिक वंशावलियां पूछता है, तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा जो मैं आपके लिए मास्टर में इसका माइंड मैप लेकर आ रही हूँ। राइट, ये इतिहास लेखन के जो जानने के स्रोत हैं, लेकिन ये प्राथमिक और द्वितीय स्रोत नहीं है, ये इतिहास लेखन के पौराणिक वंशावलियों वाले स्रोत हैं, जो आपका पैटर्न होता है कि इतिहास को हम कैसे डिवाइड करते हैं। राइट, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ विदेशी साहित्य और धार्मिक साहित्य। हमारे वैदिक साहित्य थे, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और धर्मेंद्र साहित्य और लौकिक साहित्य। आप इसका माइंड मैप ले सकते हैं, इसकी मैं सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली डिस्क्राइब कर देती हूँ। राइट, ये मैं इसमें प्राचीन इतिहास लेखन में अगर आपसे पूछता है कि परंपरा क्या है, तो आपको पूरी परंपरा में यही वाला आपको माइंड मैप बनाना पड़ेगा। राइट, सुंदर सुंदर असाइनमेंट बनाइए, एक तरफ डायग्राम बनाइए, माइंड मैप बनाइए, और आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में लगते हैं, 30% असाइनमेंट होता है। ऑलराइट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि प्राचीन भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसका महत्व बहुत अधिक है। सांस्कृतिक, सामाजिक, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें हमको अपने इतिहास से पता चलती हैं। पहला जो होता है वो पुरातात्विक स्रोत होता है, जिसमें मूर्तियां, बर्तन वगैरह आते हैं। और पौराणिक वंशावलियों में अगर पूछा जाए तो धार्मिक साहित्य और धर्मेंद्र साहित्य, ये आपको लिखना है जो हमारी इतिहास लेखन की परंपरा है। राइट, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपका चैप्टर है, तो उससे ही मैंने बना के आपके लिए नोट्स रखे हैं। इसकी ऑलरेडी सेपरेट मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। ठीक है, आप इसका जो है अगर आपको स्टडी करना है तो सेपरेट जो वीडियो लेक्चर डाल रखा है आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वेद आ जाते हैं हमारे। ओके, फिर हमारे वेद हो जाते हैं। वेद के जो सनातन धर्म है, वेदों में हमारे ऋग्वेद हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इसके अंदर हमारे को जो किस तरीके से सबसे पहला जो प्राचीन वेद था ऋग्वेद था, और जिसमें हमारे देवी देवताओं की स्तुतियाँ, संरचनाएं 128 सूतक ये सब दिए हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने सेपरेट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको उसको समझना है, सिंपल है, आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ब्राह्मण साहित्य जो होते हैं, जो वेदों का गत रूप होते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों, वैज्ञानिक जो अधिभौतिक आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। राइट, उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद के अंदर क्या होता है, सामवेद आपका
क्या होता है, सामवेद आपका पंच ब्राह्मण, पंडविश ब्राह्मण, सामवेद ब्राह्मण, पंच ब्राह्मण, ये सारे ब्राह्मण हमारे साहित्य हैं। अर्थवेद में गोपथ ब्राह्मण आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं आता। हमेशा एग्जाम में आपका जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अरण्य। अरण्य का मतलब होता है वन। वन में जाकर जो ऋषि मुनि थे, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन में जाते थे, क्योंकि शहरों में क्या होता था, शहरों में धूल उड़ती थी, मिट्टी होती थी और वहाँ पर शोर होता था, जिस वजह से वहाँ पर वो ध्यान नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इसलिए बच्चों को जो है गुरुकुल भेजा जाता था, और गुरुकुल कहाँ होता था, वन के अंदर होता था। और जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी जो बहुत भगवान बुद्ध है वो भी जंगल में ही रहे थे, जंगल गए थे अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए अरण्य जो है वो एग्जाम में जरूर पूछता है। आपको अरण्य का मतलब आना चाहिए। इसका अर्थ होता है जंगल, वन। अरण्य वैदिक साहित्य का एक भाग है जो वनों में अध्ययन के लिए लिखा गया है, राइट। और इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय होते हैं, जैसे कि आपका शांखायान, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ये सारे अरण्य मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद आपके उपनिषद आते हैं। ये सारे आपके पौराणिक वंशावलियाँ हैं जो आपको आंसर में लिखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ साथ उपनिषद हैं। उपनिषद में आपका हिंदू उपनिषद होते हैं, संस्कृत के लिखे गए हैं, और 108 होते हैं, जिसमें 13 मुख्य माने जाते हैं। जिसे उपनिषद में जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, आत्मा, जीव, जगत, संसार, ये सब आता है। उपनिषद वेदों का अंत है, राइट। मैंने इसको बिल्कुल फुल्ली डिस्क्राइब किया है अपने वीडियो लेक्चर में। इतिहास लेखन की परंपरा में आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ओके। वेदांग के बारे में आपको लिखना है। वेदांग क्या होते हैं, संस्कृत भाषा है और जिसका अर्थ है वेदों का अंग। और यह सहायक शास्त्र है जो वेदों को समझने और उनका अध्ययन करने में, शिक्षण प्राप्त करने में होता है। शिक्षा यह स्वर, विज्ञान और ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगी। कल्प क्या होता है, कल्प एक यह वैदिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों और नियमों को निर्धारित करता है। और व्याकरण यह शब्दों की संस्कृति है। और निरुक्त छंद, ये वैदिक छंदों का लक्ष्य होता है। ओके। ज्योतिष। अब आ जाता है आपका बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध साहित्य तो हमेशा क्वेश्चन आता ही है। बौद्ध साहित्य आपका पाली भाषा में लिखा गया है, और इसमें जो भगवान बुद्ध की जो उपदेश हैं, उनके जितने भी नियम हैं, उस तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया है, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक। ओके, ऑल राइट। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने इसका जो वीडियो लेक्चर डाल रखा है उसमें अच्छे फुली डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। इसका क्योंकि आंसर अभी बहुत ज़्यादा है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय। और इसके बाद हमारे जो और भी जो ग्रंथ आते हैं, मिलिंद, पल्लव, जातक कथाएं, बुद्ध चरित, महावंश, दीप वंश, ये सब आपके जो बुक में था वो सब मैंने डिस्क्राइब किया है, राइट। ये जातक कथाएं हैं जिसमें जन्मों की कहानियां लिखी जाती हैं, नैतिक शिक्षाएं। मिलिंद पन्नो एक जो यूनान का राजा था, और उसने जो है महान भिक्षु नागसेन की शिक्षा ली थी, जिससे वो उसने एक ग्रंथ ही लिख डाला है। राजा मिलिंद नाम पड़ गया उसका। फिर उसको मिलिंद पन्नो, उसने जो नाम लिया, लियंडर नाम था उस यूनानी राजा का। और उसने जब नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी शिक्षा प्राप्त की, तो वो क्या बन गए, धार्मिक बन गए, और उन्होंने ग्रंथ लिख दिया मिलिंद पन्नो, राइट। उसके बाद आ जाता है जातक कथाएं। ओके। महा महावंश दीप श्रीलंका का एक इतिहास है, और बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में ग्रंथ है। ओके। फिर उसके बाद आता है आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य, आगम साहित्य। जैन साहित्य, इसमें भी ग्रंथ लिखे गए हैं, और ये 2 भागों में है। आगम साहित्य, आगम साहित्य में भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन है। ओके। उसमें 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छंद और सूत्र हैं। उसके बाद गैर आगम साहित्य जो होता है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। गैर आगम साहित्य, इसमें जो आपका है ये व्यास व्यवस्था, इसमें आगम साहित्य की व्याख्या, जैन दर्शन, आचार संहिता और ऐतिहासिक पुराण, काव्य, नाटक, अन्य विषयों के लिखी गई रचनाएं हैं। जैन साहित्य के प्रमुख जो रचनाएं हैं उसमें 12 अंग है। भगवती सूत्र जो है, इसमें भी भगवान महावीर के जीवन के और उपदेशों का वर्णन है। भगवती सूत्र में भी महाजन पदों का आई थिंक उल्लेख किया है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके। ये अरण्य सूत्र, कश्यप सच्चु, हरिवंश पुराण, ऑलराइट।
आचार्य सूत्र ये मैंने पूरा ब्राह्मण जो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पूरा डिस्क्राइब किया है अपने वीडियो लेक्चर में। इतिहास लेखन की परंपरा MHI 103 में। ओके, हरिवंश पुराण, ये सारे हमारे पुराण हैं, ये वेद हैं जिसमें कि हमारे जो संस्कृति थी वो किस तरीके थी, लोग कैसे रहते थे, उन सब के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है। और आपको ये लिखना है, अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत इसका माइंड मैप बना के अगर आप थोड़ा थोड़ा सबका डिस्क्राइब करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धर्मेंद्र साहित्य, क्योंकि इसके बीच में से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसमें जैसे कि लौकिक साहित्य जो लोक जीवन से जुड़ा होता है, जिनमें आम लोगों की बातें, उनकी भावनाएं, रीति रिवाजों की कहानियों का वर्णन किया जाता है, उसे हम धर्मेंद्र या लौकिक साहित्य कहते हैं। उसमें आपका आ जाता है, ये पूरे हमारे 11 हैं जो मुख्य हैं, जिसमें अर्थशास्त्र है जो कि कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखा गया है, और ये 350 ईसा पूर्व में लिखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, जो था अशोक के। तो मौर्य काल में इसने जो राजनीतिक व्यवस्था होती है कि कृषि कैसी होनी चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए, राजनीतिक की के बारे में इसने जो लिखा था, जैसे हम चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य नीति, ये पूरा अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था। कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी के बारे में भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट नोट पे। तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित एक संरचना है और व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसमें 8 अध्याय, और ये संस्कृत भाषा के नियमों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। ओके, उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दंत द्वारा रचित है और एक संस्कृत नाटक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान चाणक्य द्वारा राक्षस के बीच राजनीतिक षड्यंत्रों पर आधारित है, और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है। उसके बाद आपका आता है महाभाष्य। ये भी पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, और इसमें एक प्राचीन भारतीय ऋषि थे जिन्होंने योग के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, राजतरंगिणी भी एक ग्रंथ है हमारा जो कल्हड़ द्वारा रचित है। कल्हड़ का अलग से भी आ जाता है, राइट। कल्हड़ ने 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में एक महाकाव्य जिनकी रचना शास्त्रीय भाषा संस्कृति में हुई थी, और उन्होंने राजतरंगिणी का यानी कश्मीर का जो इतिहास था वो लिखा था उन्होंने, और प्रसिद्ध बुक थी उनकी राजतरंगिणी, और जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, राइट। ठीक है, राजतरंगिणी। फिर संगम साहित्य, ये तो आपको पता ही है, संगम साहित्य आपका दक्षिण भारत का इतिहास है जो कि पांड्य राजाओं के द्वारा लिखा गया था। ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, आपका MHI 110 का है टॉपिक, संगम साहित्य। उसके बाद महाकाव्य हमारे जो होते हैं वो महाकाव्य, हिंदी साहित्य में कई महाकाव्य हैं जिनमें से कुछ मुख्य है रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज, रासो, साकेत, कात्यायनी, है ना, रामचरितमानस। ओके, उसके बाद जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि रामचरित वाल्मीकि जी ने लिखी थी, महाभारत व्यास ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, साकेत मैथिली शरण ने, ये उनके नाम हैं जिन्होंने लिखे थे। और नाटक बनाए थे कालिदास जी ने, मालविका, अग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, शूद्रक और स्वप्नवासवदत्ता। ठीक है, ऑलराइट, पढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इसका भी ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर आपके लिए डाल चुकी हूँ। इसमें है इतिहास, भारतीय इतिहास पर उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास पर उपनिवेशवादी इतिहास लेखन पर टिप्पणी लिखिए। उपनिवेशवादी का मतलब होता है जब हमारे देश में अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया था, उसे ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो उस समय जो पश्चिमी इतिहासकार थे, उन्होंने हमारे भारत के बारे में जो जो इतिहास लिखा, उसी को ही उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। इसका भी मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बट मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ठीक है, इसमें जो है आपका कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे भारत के बारे में क्या लिखा, इसका दृष्टिकोण मैं आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर आपको मैं इस माइंड मैप से बता देती हूँ, जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने सेपरेट वीडियो लेक्चर में। MHI 103 की प्लेलिस्ट में देखिए,
भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण, जिसमें आपका पश्चिमी इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार आएगा। पश्चिमी इतिहासकार में आपका प्राच्यवादी या उदारवादी इतिहास लेखन जिसे हम कहा जाता है, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, जो भारत में रहकर जिन्होंने भारत के बारे में अच्छा बोला, अच्छा सोचते थे, उसको बोलते हैं प्राच्यवादी इतिहास या उदारवादी इतिहासकार। ठीक है, साम्राज्यवादी उपयोगितावादी इतिहासकार, जिन्होंने भारत के बारे में बुरा बोला। भारतीय इतिहासकार, जिसमें आपका राष्ट्रवादी इतिहासकार आ जाता है, मार्क्सवादी और सबल्टन अध्ययन। तो ये सब आपका एक और क्वेश्चन है जिसमें कि इतिहास दृष्टिकोण के अंदर आ जाएगा। ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, बट मैं असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाई हूँ, इसलिए मैंने इसको आंसर को दोबारा लिख लिया है। अगर आपको एग्जाम में आंसर बनाना है, जो असाइनमेंट में बनाना है, उसमें आपको ये क्वेश्चन ऐसे आपका इसका माइंड मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है। पश्चिमी इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार में उपनिवेशवादी का मतलब होता है कि पश्चिमी के जो इतिहासकार थे, जब हमारे देश में अंग्रेज थे, तो उन्होंने हमारे उसको औपनिवेशीकरण कहा जाता है, जिन्होंने हमारी को पूरे तरीके से जो है हमारे औद्योगिक पे, राजनीतिक पे अपना कब्जा कर लिया था। तो उस समय के जो इतिहासकार थे, उसमें आपका उदारवादी थे, जो कुछ थे जिन्होंने भारतीय की संस्कृति को अच्छा कहा, और उपयोगितावादी, जिन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में बुरा बोला। राइट। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपका फर्स्ट है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जे टॉलबॉय व्हीलर, वेंस्टन स्मिथ और एडवर्ड थॉमसन और जेटी गैरेट। राइट। और औपनिवेशवादी इतिहासकार, जिन्होंने भारत के बारे में बुरा बोला, उसमें दो ही हैं मेन, चार्ल्स ग्रांट और दूसरा है जेम्स मिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जेम्स मिल, क्योंकि इन्होंने जो है भारत के इतिहास को पिछड़ा हुआ बताया, और इन्होंने वही लिखा जो उस समय के इतिहासकार जानना चाहते थे। राइट। मैं ऑलरेडी ये पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट देती हूँ। राइट। इसमें सॉरी, ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। एडवर्ड थॉमसन, जिस समय पूरे भारत में, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, और भारत में ब्रिटिश ने औपनिवेशीकरण कर रखा था। उस समय ब्रिटेन 1815 में नेपोलियन को और फ्रांस में विजय प्राप्त करके अपने घमंड में चूर था, इसलिए वहाँ के इतिहासकारों ने सोचा कि हमने तो ऐसे देश के ऊपर कब्जा किया है जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, उसकी संस्कृति पिछड़ी हुई है, इस टाइप की सोचें, इनकी इस तरह की बातें थी। ठीक है। तो अंग्रेज द्वारा भारत के विषय में जो किया गया लेखन था, उनके घमंड, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए आप। ओके। प्रथम अंग्रेजों द्वारा भारत के विषय में लिखा गया जो उनके घमंड तथा आत्मविश्वास को दर्शाता है, जिसके अनुसार वो ऐसे देश पर राज्य करते थे जो कि सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। तो 19वीं शताब्दी के दशक, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, आई थिंक, ठीक है। 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में अंग्रेजों ने इतिहास लेखन में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया है कि जो भारत का इतिहास था, उसमें जेम्स मिल जो पहले थे, ठीक है, पर उनके अनेक पुस्तकें लिखी गई, और उनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, में भारत के बारे में लिखा गया है। उनकी पुस्तक को प्रथम 3 खंडों में भागा गया है। ठीक है। ये ऑलरेडी मैं पहले सारा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने सेपरेट वीडियो लेक्चर में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है। उनकी पुस्तक 3 खंडों में थी, और अंतिम 3 खंडों में उन्होंने भारत के में जो अंग्रेज राज की चर्चा की गई है, 20, 26, 40, इसमें पुस्तकों का पुनर्मुद्रण भी किया गया है। मतलब उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, वो अ, इस तरीके से लिखा है, और वो उसको इतना सराहा जा रहा था कि लोग जो है उसको इतने, उसके एडिशन दोबारा दोबारा बनने लगे थे। मिल कभी भारत में नहीं आए थे, उन्होंने जो भी पुस्तक लिखी हुई है अंग्रेजी लेखकों के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, उसी को सीमित जानकारी पर आधारित था। भारत में रहने के दौरान भी कई अंग्रेज अफसरों ने भारत और भारत के विषय के बारे में पूर्वाग्रह इन्होंने व्यक्त किए थे, और उसी का प्रतिबिंब इस पुस्तक में है। ओके। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको दोबारा एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ, इसमें थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम आ रही है। ओके। ठीक है। ये आपको माइंड मैप जरूर बनाना है इस क्वेश्चन में। ओके। ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है। इसके बारे में पूरा लिखा गया है कि 19वीं शताब्दी में लिखी गई इस पुस्तक में उस समय की मानसिकता दिखाई देती है। जेम्स मिल घमंड में चूर थे, साम्राज्यवाद का संदेश दे रहे थे। उन्होंने वैसा ही लिखा जो उस समय के जो लोग हैं, वो उस समय जो के लोग हैं जो सुनना चाहते थे, वही बातें उन्होंने लिखी है। राइट।
जेम्स मिल ने। लेखक जिन्होंने अपने लेखन में इतिहास का पुट दिया है और इसे वह ईसाई धर्म के प्रचारक स्कूल से संबंधित है, जिनका मानना था कि ईसाई धर्म की रोशनी। ये चार्ल्स ग्रांड के बारे में लिखा गया है, जो 18वीं सदी में चार्ल्स ग्रांड ऐसे प्रमुख लेखक थे जिन्होंने अपने लेखक में इतिहास का पुट दिया है और ईसाई धर्म का प्रचारक स्कूल से संबंधित है, जिनका मानना था कि जो ईसाई उनका मानना था कि जो ईसाई धर्म की रोशनी फैली है वो अंग्रेजी शासकों का प्राप्त दिव्य निर्याती नियति है, जिसका उद्देश्य भारत को आदिम धार्मिक जो अवस्थाएं हैं और जो उनके अंधविश्वास से हैं कि कुएं से बाहर निकालना है। ये सोचते थे चार्ल्स ग्रांड। वो सोचते थे कि ये बिल्कुल इनका जो ईसाई धर्म है वो हमारा वरदान है इनको दिया हुआ। राइट। उसमें प्राच्यवादी और उदारवादी इतिहास लेखक जिन्होंने भारत के बारे में अच्छा लिखा, भारत की संस्कृति के बारे में अच्छा लिखा, जिसमें पहले थे माउंट स्टुअर्ट जो एक स्टॉकिश राजनेता थे और इतिहासकार थे और ब्रिटिश भारत में काम करते थे। उन्होंने बम्बई के गवर्नर के रूप में भी काम किया है और शैक्षणिक संस्थानों में भी स्थापना की है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपको सब कुछ विजिबल हो रहा होगा। गवर्नर के रूप में काम किया और जो उनकी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द किंगडम ऑफ काबुल, जे टॉलबॉय व्हीलर, इन्होंने भी भारत की संस्कृति को अच्छा बताया है। ठीक है, उसके बाद वेंस्टन स्मिथ जो थे वो भी एक इस विशेषज्ञ थे और उसने भारतीय सिविल सेवा में काम किया और पुरातत्व सर्वेक्षण में भी योगदान दिया और उनकी बुक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइट। विंस्टन स्मिथ कुछ व्यवसायों के कारण आलोचना में थे, क्योंकि उन्होंने कुछ उनकी आलोचना भी की जा रही थी क्योंकि उन्होंने यूं कहा था कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समुद्रगुप्त जो था वो नेपोलियन भी उनको कहा जाता है और इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का भी उदाहरण कहा है उसको उनको। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेपोलियन ने फ्रांस में अच्छा ही किया था, अपना नेपोलियन कोड लेकर आए थे वो। ठीक है, एडवर्ड थॉमसन और जेटी गैरेट ये तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के साथ थे और 1934 में भारतीय आंदोलन दृष्टिकोण बेहतर ढंग से प्रस्तुत ऐतिहासिक कृति का प्रकाशन हुआ और राज्य ऑफ फुलफिलमेंट रूल इन इंडिया, है ना, उदारवादी दृष्टिकोण था। राइट। इन्होंने जो लेखन किया उसमें थॉमसन गैरेट, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थॉमसन गैरेट जो थे वो धार्मिक प्रचारक थे, बंगाल के कॉलेज में वो सालों से अध्ययन करवा रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी अच्छी मित्रता थी। राइट। ये और सारा मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में डाल चुकी हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जीटी गैरेट जो थे वो प्राथमिक अधिकारी थे, 11 साल से भारत में नौकरी कर रहे थे। उनके द्वारा जो बनाई गई किताबें थी तो वो पाठ्य पुस्तक थी, वो विद्यार्थियों को बहुत बेहतर ढंग से अच्छी लगती थी और भारतीयों की आज़ादी के 15 वर्ष पूर्व इनकी पुस्तकों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन जिनमें अंग्रेजों के दृष्टिकोण में उदारवादी परिवर्तन जिन्होंने अंग्रेजों के दृष्टिकोण में उदारवादी परिवर्तन लाया। ओके, ऑलराइट, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन के बाद आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये मैं इसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में तो मैंने डाल ही दिया है आपके लिए। ओके, उत्तर आधुनिकतावाद और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, इसका मैंने जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही आपके लिए वीडियो लेक्चर डाला है सेपरेट। आधुनिकतावाद का मतलब क्या होता है कि जब औद्योगिकरण चल रहा था, औद्योगिकरण के कारण वो मतलब पूंजीपति, नौकरशाही जितने भी लोग थे वो मतलब क्या आ गए थे, एक तरह के उनके अंदर वो क्रांति सी आ गई थी, औद्योगिकरण की क्रांति आ गई थी। उस क्रांति के कारण वहां पर जो लोगों का हास्य हो रहा था, उन लोगों के लिए बारे में जो इतिहासकार थे उसने कहा कि ये औद्योगिकरण जो एक ऐसे समाज को एक नए समाज को जो नए समाज की अर्थव्यवस्था पैदा करेगा और नया समाज बनेगा, वो सब उसी को ही आधुनिकता कहा जाता है। यानी कि औद्योगिकरण के कारण जो नई आधुनिकता आई है उससे के खिलाफ जो इतिहासकार थे उस प्रतिक्रिया को उन्होंने लिखा कि ये आपको क्या करेगा, समाज में बदलाव करेगा और समाज में जो मजदूर वर्ग है, सरबराह वर्ग है, उस समय, अभी की नहीं बात कर रही हूँ, उस समय जिस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था 19वीं शताब्दी में और सरबराह जितने भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण था उन्होंने सब ने कहा था कि ये पूंजीपति की जो लोग हैं वो अपने उत्पादन के लिए क्या करेंगे, संसाधनों का नियंत्रण कर लेंगे और श्रम वर्ग जो है वो उनके ऊपर जो शोषण करेंगे। तो फिर जब उन दोनों के बीच में
कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो एक नया समाज पैदा होएगा, जिसके कारण तो ये एक आलोचना करी थी, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था, जो एक नया समाज जो पैदा होएगा, तो उस चीज़ के बारे में जो लिखा गया था इतिहासकारों ने, उसी को ही उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है, जो एक प्रतिक्रिया है जिसे आधुनिकतावाद विरोधी भी माना जा सकता है। इसका जस्ट मैंने अभी वीडियो लेक्चर डाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, इसके बारे में पूरा है। ये आपकी असाइनमेंट है। मैं आपको असाइनमेंट का पीडीएफ ही बना के आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। ओके, इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है? मिशेल फीको, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक थे जेम्स डेरिडा, ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जर्मन विचारक थे मार्टिन हाइडेगर। राइट, इन सब लोगों ने जो आधुनिकतावाद की परिभाषा दी है, उस सब के बारे में आपको एग्जैक्ट यही लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो बुक में, टेक्स्ट बुक में है, वो जो इन्होंने बोला है उसको एज इट इज वैसे ही लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बना के लिखने वाला तो है नहीं, आपको इनकी लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी। मैंने आपके लिए लेकिन बहुत आसान लैंग्वेज में अपना वीडियो लेक्चर डाला है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी का कुछ मिस हो जाता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाँ, ये पढ़ने वाली चीज़ है जो मैंने अभी इसका वीडियो लेक्चर नहीं डाला है अपनी प्लेलिस्ट में, तो यहीं पर से डाल देते हैं। इतिहास लेखन के आवश्यक प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत। देखिए, अगर परंपरा पूछेगा तो आपको पूरा माइंड मैप बना के परंपरा बतानी है, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से आए हैं? भारत में जो जब मॉडर्न भारत आया है, तो मॉडर्न इंडिया जो आया है, उन्होंने इतिहास स्रोतों को कैसे डिवाइड किया है, वो आपको इस माइंड मैप से पता चलेगा। प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंदर आपका जो होता है, जो प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष सुनते हैं, उसी को ही प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, जिसमें आपकी डायरी, पत्र पत्रिकाएं, समाचार, दस्तावेज, दृश्यात्मक अगर बोलेंगे तो पेंटिंग, मूर्ति, तस्वीरें, विज्ञापन, पोस्टर, सांस्कृतिक में जो हमारे जो धर्म और ग्रंथ है, जो जिन्होंने उस समय की घटना को उसी टाइम लिखा है, उसको बोलेंगे सांस्कृतिक ग्रंथ। ये भी आपके प्राथमिक स्रोत के अंदर आ जाते हैं। द्वितीय स्रोत के अंदर आता है जिन्होंने साक्ष्यों को सीधे तो अनुभव नहीं किया है, लाइक जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी किताबों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जर्नल लेख, आत्मकथाएं और आलोचनात्मक निबंध, इसका अलग एक टॉपिक है। आलोचनात्मक निबंध का मतलब होता है कि हम इतिहास की कार्य जो है वो उसकी आलोचना करते हैं। जो आपने इतिहास लिखा है उसको साक्ष्यों पे प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूफ करते हैं, इसके बारे में अलग अलग टॉपिक्स हैं कि कैसे प्रूफ करते हैं। राइट, प्राथमिक स्रोत के अंदर आ जाता है आपका प्राथमिक स्रोत, जो अध्ययन की जा रही घटनाओं के समय उन व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती थी जिन्होंने घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया, और वे प्रत्यक्ष खाते में जो इतिहासकारों के लिए अतीत का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए कच्चे साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो आपने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, और उसका वो विश्लेषण करते हैं, उसे ही प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। जिसमें आपका पहला आ जाता है लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज का मतलब प्राथमिक स्रोत होते हैं, जैसे कि जो लिखित होता है, जो उस समय की जो उस समय के अध्ययन के तहत, जो उस अवधि के तहत बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, शामिल होते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत पत्राचार और डायरी। कोई डायरी होता है तो इंसान अपने डायरी के बारे में लिखता है, तो वो क्या होती है आपकी एकदम एक प्रत्यक्ष रिकॉर्ड है। सरकारी दस्तावेज जैसे कानूनी अवधियां, अदालती रिकॉर्ड, जनगणना डेटा, राजनयिक पत्राचार, राजनीतिक, कानूनी, प्रशासन प्रणालियाँ, जो साथ बैठ के किसी ने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कानून बनाया है, तो उसको एक लिखित दस्तावेज के रूप में जो आपका होता है, वो उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है आपका लिखित दस्तावेजों के अंदर आ जाता है आपका व्यावसायिक और वित्तीय रिकॉर्ड। जैसे किसी के बिल पास हुआ है, कोई वाणिज्य है, कोई आपके व्यापार में एग्रीमेंट हुआ है, तो वो क्या है, लिखित दस्तावेज ही तो है। तो इस लिखित दस्तावेज को आपको इसके अंदर डालेंगे। समाचार पत्र पत्रिकाएं, सबको ही पता है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं जो होता है, ये समकालीन जो संपादकता होती है, जो सामाजिक प्रवृत्तियों और सामाजिक घटनाओं का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं। राइट, उसके बाद आता है साहित्यिक कार्य के तहत अवधि, साहित्यिक कार्यों के तहत आपके नाटक, संस्कृतियाँ, मूल्य, मानदंड, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दर्शाता है। उसके बाद आ जाता है आपका दृश्य और कलात्मक स्रोत। दृश्य और कलात्मक स्रोत का मतलब होता है कि कोई इमेज है, कोई डिजाइन है, कोई फोटो है, पेंटिंग है, कलाकृति है, मूर्ति है, वो भी उस समय का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तस्वीरें हैं, लोग स्थानों और घटनाओं के दस्तावेजीकरण में अतीत के लिए एक दृश्य रिकॉर्ड पेश करती है।
ऑलराइट। उसके बाद आ जाता है आपका पोस्टर, विज्ञापन, ब्रॉडसाइड। ये वे स्रोत हैं जो अक्सर उस समय के सार्वजनिक संदेश प्रचार, विष्टान यानी कि विपणन प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जो विज्ञापन हम डालते हैं उसको दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य के अंदर आपका आ जाता है जो सामने जो मुंह से बोला हुआ जो रिकॉर्ड होता है, जो वॉइस है, ठीक है, जो अनुभवों के लेकिन यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होने चाहिए। ऐसा कि ऐसे नहीं कि उसने कहा था ये कहा था, नहीं, उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए कि ये हमारे सामने बैठ के बोल रहा है। ठीक है। तो साक्षात्कार मौखिक यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव करने वाले, जिन्होंने उस घटना का अनुभव किया है, जब उसको अपनी मौखिक बताते हैं कि रिकॉर्ड है, तो उसको रिकॉर्ड की बातचीत को व्यक्ति दृष्टिकोण और यादें प्रदान करते हैं, तो उसे बोलते हैं मौखिक साक्ष्य। ठीक है। ऑलराइट। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ। उसके बाद होता है कोई भाषण। अगर हमने कोई भाषण दिया है तो धार्मिक सांस्कृतिक भाषण, उस अवधि के दौरान जो भाषण है वो भी हमारे प्राथमिक स्रोतों के अंदर आ जाती हैं। भौतिक कलाकृतियां का मतलब होता है कि उस समय मूर्त वस्तु यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। राइट। तो जैसे कि औजार हैं, अब हमारे हड़प्पा संस्कृति के जितने भी औजार हैं और मशीनरी है, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये क्या है, भौतिक कलाकृतियां हैं जो हमें उस समय की बातें बताती है कि उस समय ऐसी चीजें होती थी, इस तरीके से वो कार्य करते थे। वास्तुकला में स्मारक जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो वो खंडहर है, ये स्थापत्य हैं उस समय की सामाजिक प्राथमिकताओं के साक्ष्य प्रदान करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया स्रोत। और जो ये ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया स्रोत है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि वीडियो के अंदर हम उस समय के एकदम प्रेजेंट चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिल्म होती है, हमारी घटनाओं को जो रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। तो किसी अवधि के दौरान रिकॉर्ड किए गए भाषण को है ना, संगीत को, अतीत को हम श्रवण करते हैं। उसके बाद आता है प्रसारण मीडिया में आपका रेडियो, टेलीफोन, प्रसारण ये सब चीज़ें जो मनोरंजन की चीज़ें होती हैं वो उसका रिकॉर्ड। डिजिटल ऑनलाइन में आपको पता है ईमेल है, डिजिटल है, वेब पेज है, सोशल मीडिया है। मैंने इसके बारे में छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको आंसर लंबा करना है तो इसके बारे में और भी ज़्यादा आप फैलाकर लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथ। हमारे जो सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथ है वो प्राथमिक स्रोतों में दर्ज एक धार्मिक धार्मिक ग्रंथ है जो अनुष्ठान, संस्कृति और प्रथाओं और समाज को दर्शाते हैं। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल भाषा में है, पढ़ने पे ही एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। पवित्र जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उस समय उस हमें क्या बताएंगे, वो उस समय की संस्कृति को बताएंगे। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है तो वो उस समय हम पढ़ रहे हैं आज भगवान के बारे में, तो उन्होंने लिखा है, वो एक ग्रंथ है, पवित्र लेखन है जो धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक टिप्पणियों को समुदाय को बताता है, जो उस समय की मान्यता और प्रथाओं को बताता है। अनुष्ठान से हमें पता यह चलता है कि उस समय की संस्कृति कैसी थी। जब भी कोई समारोह होता था धार्मिक सांस्कृतिक, तो उस समय जो वस्तुएं इस्तेमाल होती थी उससे हमें वहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। मानचित्र, मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानचित्र में क्या करते हैं, हमें वहाँ के जो स्थान है, स्थल है, राजनीतिक है, सीमाओं का पता चलता है। किससे, मानचित्र से। तो मानचित्र काल के दौरान बनाए गए मानचित्र भौगोलिक ज्ञान और क्षेत्रीय दावों और अन्वेषणों को इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरिंग, अन्वेषण का मतलब होता है, को दर्शाता है। और ये स्थानिक संबंधों और राजनीतिक सीमाओं के बदलाव को समझने में मूल्यांकन है। बिल्कुल सिंपल है, एक बार पढ़ने में ही समझ आ रहा है। वैज्ञानिक और चिकित्सा रिकॉर्ड आपको पता ही है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, उसके बारे में लिखा गया है, तो नोट्स लिखे गए हैं, तो उस तरीके के निश्चित समय में जो वैज्ञानिक ज्ञान था चिकित्सा पद्धति के बारे में हमें पता चलता है। राइट। द्वितीय स्रोत के अंदर आपको बताया यही है कि द्वितीय स्रोत के अंदर आपकी इतिहास की किताबें आएंगी, जर्नल लेख आएंगे, आत्मकथाएं और आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध का मतलब होता है कि स्रोत और समालोचन, यानी कि स्रोतों का आलोचन, सोर्स क्रिटिसिज्म। इसका मतलब होता है, कि जिन ऐतिहासिक दस्तावेज, साक्ष्यों की जानकारी की प्रामाणिकता हमें मिलती है उसकी अच्छे से जांच करना कि भाई ये रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, और ये आपका इतिहास इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो उसकी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता की जांच करने की एक प्रक्रिया है जिसको, जो कि हमारा द्वितीय स्रोत के अंदर आता है। राइट। ये आपका था, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है ये इसके अंदर आज आपके असाइनमेंट के अंदर
असाइनमेंट के अंदर जो आपका 5th क्वेश्चन आता है, मैंने इसका ये सबाल्टर्न वाला नहीं किया है क्योंकि इसका छोटा सा है और इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी अपने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखी है सबाल्टर्न। अगर आप उसको वहाँ से लिखना है तो लिख ले, लेकिन बट ये छोटा है, मेरे को तो 5 पेज का आंसर चाहिए, इसलिए मैंने ये ना करके आपके लिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तैयार किया है। 19वीं शताब्दी की मुख्य धारा, ये मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने वीडियो लेक्चर में, मैंने इसकी 2 वीडियो बना रखी हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जब 19वीं शताब्दी में आपका ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था और पूरे पश्चिम में क्या हो रहा था कि एक तरह की औद्योगिक क्रांति आ रही थी। उस समय के जो इतिहासकार थे उसमें अगस्त काम्टे और एक आपका सेकंड है लियोपोल्ड रनान, इन्होंने एक तरह की सोच दी थी जिसको बोलते हैं पश्चिमी मुख्य धारा, जिसके अंदर था आपका प्रत्यक्षवादी प्रश्न दर्शन। ठीक है, प्रत्यक्षवादी दर्शन अगर पूछेंगे तो आप अगस्त काम्टे का नाम देंगे, राइट। और अगर इसमें आपका जो दूसरा है दैट इज लियोपोल्ड रानके, जो एक अनुभववादी इतिहासकार थे। आप इसकी मेरी वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने इसका बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की के दौरान मुख्य धारा में पश्चिमी इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन कीजिए। 19वीं शताब्दी का मीन्स 1800 से 1919 तक था, जिसमें अगस्त काम्टे है, अगस्तु कॉन्ट एक ही नाम है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, अलग अलग जगह मतलब किताब में कहीं बुक में आपके जो नाम है उसमें कंफ्यूजन आ रखी है। अगस्त काम्टे है, कहीं पर अगस्तु ऑगस्ट कॉन्त लिखा हुआ है, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अगस्त कांत लिखा है कहीं पर, लेकिन इंग्लिश में आपकी स्पेलिंग यही रहेगी, राइट। जो एक फ्रांसवादी साम्राज्यवादी समाजशास्त्री थे और एक फ्रांसीसी विचारक थे उस समय के। ठीक है, मैं आपका ये स्क्रॉल कर देती हूँ, जिसका मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ। इन्होंने क्या कहा था कि इतिहास जो है वो ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष हो, जिसमें कि एक साइंटिफिक आप मूल्यों से आप उसको तोले। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा उस किताब में वो लिखा था और वही आपने उसको मॉडिफाइड करके लिख दिया, तो वो इतिहास नहीं होता। इतिहास वही होता है जिसका प्रत्यक्ष एक सिद्धांत बनाया उन्होंने कि जो सबके लिए कॉमन होना चाहिए, एक विधि होनी चाहिए, सबूत पर वैज्ञानिक विधियों पर, मतलब इतिहास लिखने के लिए साक्ष्य विश्लेषण अवलोकन करना और प्रयोग करना है, किसी पूर्वाग्रह या व्यवस्था के रूप में देखने की कोशिश करना। ठीक है, सबूतों का अधिक जोर किया है। तो ये था आपका अगस्त काम्टे। मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। इन्होंने कहा था कि मतलब जो इतिहास आप लिख रहे हैं वो उसका एक मतलब प्रत्यक्ष होना चाहिए, आप उसको प्रूफ करिए, साक्ष्यों पे तोलिए और उसके साक्ष्य करिए, और उसको मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा और उस पे आपने मान लिया, नहीं, उसका स्थापत्य होना चाहिए, उसको मतलब एक तरह के अनुभव तो आपने कर लिया, लेकिन अपनी इंद्रियों से उसका अनुभव किया है, लेकिन आप उसको प्रूव कीजिए कि हाँ ये सब आपका इतिहास है। ठीक है, कुछ एक पद्धतियाँ बनाई है जो आपकी सबके लिए कॉमन होना चाहिए, तभी उसको इतिहास माना जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। कहीं पर अगर आपका कुछ छूट जाता है आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा इसका, वैसे तो पीडीएफ डाल ही रही हूँ। उसके बाद 19वीं शताब्दी का अगर मुख्य धारा का क्वेश्चन आता है तो मुख्य धारा में आपके 2 ही आते हैं, एक प्रत्यक्षवादी अगस्त कॉम्टे और लियोपोल्ड रानके अनुभववादी इतिहासकार, जिन्होंने कहा था कि इतिहास को हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, यानी कि उसको हम पहले अपनी सिक्स सेंस यानी कि आंखों से देखते हैं, फिर छूते हैं, फिर उस चीज़ को अनुभव करते हैं, और फिर एक्सपीरियंस करके हम उसके बारे में खोज करते हैं, उस इतिहास के बारे में, राइट। तो ये था लियोपोल्ड रानकर का कहना, ओके। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 5th क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, मैंने पूरा आपका असाइनमेंट के साथ एक्सप्लेन कर दिया है ये क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके लिए एमए हिस्ट्री के मैं सारे टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।